बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आरफाज़िब, योर बायोलॉजी टीचर। ये सबसे पहले वीडियो है मेरी जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट द बायोलॉजी, सेल एंड लाइफ, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई हमारे पास, सेल कैसे आया, और थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में। बस इट्स द इंट्रोडक्शन अबाउट द बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का तो आप लोग को पता होगा कि ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग द स्टडी ऑफ लाइफ। Bio mean life and logos mean to study. So the study of life is called biology. हम सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में जो रोल प्ले किया है वो है अरिस्टोटल। सो हम उसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। हम पढ़ते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लाइफ के बारे में हमारे पास दो थ्योरीज आती है जो मेन थ्योरीज हैं। एक है हमारे पास ए बायोजेनेसिस और दूसरी है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब ये कि हमारे पास लिविंग से लिविंग एवॉल्व हुए हैं। इस थ्योरी में हम स्टडी करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवॉल्व हुए हैं। सो इस थ्योरी को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। जो डिस्कवर किया था, जो जिसके बारे में हमें बताया था, वो वर्चू ने हमें बताया था कि लिविंग से लिविंग एवॉल्व होने को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। सही। एबायोजेनेसिस का क्या मतलब, हमेशा जब ए आता है सामने तो हम कहते हैं कि एब्सेंट। सो लिविंग मतलब नॉन लिविंग से लिविंग अराइव होना, वो हमारे पास ए बायोजेनेसिस आता है। उस थ्योरी को, जिस थ्योरी में हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब कि नॉन लिविंग से लिविंग अराइव होना, कॉल्ड द ए बायोजेनेसिस। और ये हमारे पास डिस्कवर किया था अरिस्टोटल ने। और वी कॉल इट स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, एक खुद ब खुद हो जाना, कि नॉन लिविंग से लिविंग लाइफ कैसे आई, नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवॉल्व हुए। हमारे पास एक बुक में एक छोटी सी वो इन्फॉर्मेशन थी कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यू बैक्टीरियम जो है सबसे ओल्डेस्ट लाइफ है ऑन द अर्थ। पे हमारे पास यू बैक्टीरियम जो है ओल्डेस्ट लाइफ है, जो 3500 ईयर्स अगो हमारे पास आए थे। इसके बाद हम थोड़ा सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल हिस्ट्री क्या है, सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल क्या है, सेल कैसे बना, कहाँ से डिस्कवर हुआ, किसने किया। लाइक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो। Like these terms you are all aware about that from the cytology. So the study of cells is called cytology. अच्छा, सेल को डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हक ने 1665 में। सही है, बहुत पहले की बात है, अभी से कुछ 2-3 सेंचुरी पहले की बात है कि इसको डिस्कवर किया था 1665 में। और कहाँ से डिस्कवर किया था? हमारे पास एक उगा प्लांट है, उसके कोर से इसको डिस्कवर किया था। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो जितना भी इन्होंने उगा प्लांट में मतलब देखा था कि सेल कैसा है, सेल कैसा नहीं है, जो ऑब्जर्वेशन है वो पब्लिश हुई थी माइक्रोग्राफिया, इट्स अ बुक नेम, उसमें पब्लिश हुई थी। सेल जो है वो हमारे पास डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से सेलुला। सेलुला से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब स्मॉल रूम और एम्प्टी अपार्टमेंट, स्मॉल रूम और एम्प्टी अपार्टमेंट। अभी इस टाइम जो है ना डिस्कवर नहीं हुआ था कि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, इसके अंदर सेल न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए, क्रोमोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, लाइक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट डिस्कवर इन दैट टाइम बिकॉज इट्स वेरी फॉर अवे 1665। और जब ये जो ऑर्गेनेलीज है तो अभी भी डिस्कवर होता, तो उस टाइम के लिहाज से इसको एक लैटिन वर्ड सेलुला से डिराइव किया था, जिसका मतलब कि स्मॉल रूम, स्फेयर था। ओनली वी आर कंसिडर इट अ स्फेयर, इट इज एम्प्टी स्फेयर से। सो इसको इसी बेस पे सेलुला का नाम दे दिया गया। तो ये लाइक तो बाद में फिर डिस्कवर हुआ कि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैं। सही। अच्छा, हमारे पास सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानते हैं। ये भी हम किसी से भी पूछ लें कि व्हाट इज सेल, सो उसके डेफिनेशन में हम बोलते हैं कि इट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सही है। अब बात आती है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे। स्ट्रक्चरल का मतलब कि एक चीज़ की बिल्डिंग कैसी हुई है। हमारी बॉडी है, हम मल्टी सेलुलर है, हमारे अंदर बहुत सारा सेल्स है, मिलियन ट्रिलियन सेल्स है हमारे अंदर। सो हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। कैसे बनी है? पहले सेल एक सेल था, हम खुद पहले
सेल से बने ना, सेल एक सेल थे हम, फिर 2 सेल हो गए, डिवीजन स्टार्ट होगी, डिवीजन होने लगी। सो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सेल्स बन गए, फिर जब सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते, फिर टिश्यूज़ के बाद हमारे पास ऑर्गन्स बनते, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते, उसमें हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस सेल जो है वो हमारे पास बेसिक यूनिट है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। लाइक एक दीवार है, एक वॉल है, ईंटों से बनी है, तो उसका जो एक ईंट है हम उसको सेल कह सकते हैं। लाइक अभी अगर इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी हम उसको, तो वो पूरी दीवार का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो ईंट ही है उसकी। तो इस तरह हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। फंक्शनल कैसे, लाइक हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी, लाइक वो है मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एनर्जी के लिहाज से जितने भी हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो एकदम द सेल होते हैं। सेल से उनके पास वो ऑर्डर आता है कि यू डू दिस, यू नॉट डू दिस, लाइक ये सब आता है। तो ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का। सही है। इस पे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन जो हमारे पास फेमस थ्योरी सेल थ्योरी बनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो सेल थ्योरी। अभी हम पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी कहाँ से आई और किसने किया है इसको। तो सेल थ्योरी जो हमारे पास है वो 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, श्वान एंड शेल्डन। श्वान जो था वो जोलॉजिस्ट था, एंड शेल्डन जो था जो बॉटनिस्ट था। जोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट का ही बता देती हूँ कि जोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जोलॉजी पढ़ते हैं, और जोलॉजी कौन पढ़ते हैं, the study of animals is called zoology and the study of plants is called botany. So जो बॉटनी पढ़ता है उसको बॉटनिस्ट कहते हैं, जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम जोलॉजिस्ट कहते हैं। सही है। हमारे पास सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया बता दिया। सही है। लिविंग, दूसरा जो पॉइंट है वो इसका ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हमारी बुक में लिखा गया है कि सेल कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, वन और मोर सेल्स। मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इट्स द सेम मीनिंग। कैसे कि एक सेल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल पे भी डिपेंड है, वो एक सेल से भी बन सकते हैं, वो बहुत सारे सेल से भी बन सकते हैं। जो एक सेल से बना है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जो एक सेल से बना है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जो ज़्यादा सेल से बने उसको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। जैसे मल्टीपल सेल से बने उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। हम ह्यूमंस जो है, हम जो ह्यूमंस हैं वो मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर की जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया है, वो एक ही सेल से बनी है तो उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। तो सेल जो है वो यूनिसेलुलर, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो एक सेल पर भी कंपोज हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा सेल पर भी कंपोज होते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम एक जो सेल पे कंपोज होते हैं उसको यूनिसेलुलर, और जो ज़्यादा पे कंपोज होते हैं उसको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। सही है। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कैसे, हमारे पास एक सेल होता है, हमारे पास एक सेल है, सही है, उसकी डिवीजन होती है, वो 2 सेल पे जाके उससे 2 सेल बनते हैं। सही है। सो ये हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गए। तो जितने भी हमारे पास न्यू सेल बनते हैं वो उसी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से बनते हैं। और मज़े की बात है कि जो इसके अंदर डीएनए जो सब कुछ है वो इसमें और इसमें सेम होंगे। अभी तो इस टाइम तो डीएनए वगैरह डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन ये तो अभी पता चल गया है कि इसमें जो डीएनए होगा इसकी डिवीजन होगी थ्रू माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, उसमें जो डिवीजन इनकी होगी। माइटोसिस में 2 सेल्स बनते, दो उनकी डिवीजन आती है, डिवीजन में 2 सेल्स आते हैं, और मियोसिस में 4 आते हैं। लेकिन इसमें जो ये डीएनए है ये हमारे पास सेम आता है, जो इसमें डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। तो इसी वजह से अगर हमारी बॉडी से जहाँ से भी आप एक सेल ले लें, अगर आप कहीं से भी ले लें और दूसरे जगह से भी हमारे, तो उनमें जीन्स सेम होंगे। इस पर कोई वो नहीं है कि अगर आपको जीन्स किसी से मैच कराने या आपके वो फिंगरप्रिंट्स का मामला होता है तो आप जहाँ से भी जीन्स ले सकते हैं, क्योंकि सारी बॉडी में सेम जीन्स होंगे। सही है। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास है कि सेल कंटेंट हेरेडिटरी मटेरियल व्हिच पास फ्रॉम ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अभी मैंने बता दिया कि जो हमारे पास सेल होता है उसमें हेरेडिटरी मटेरियल होता है। हेरेडिटरी मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए, इट्स कॉल्ड द हेरेडिटरी मटेरियल। ये हमारे पास हेरेडिटरी मटेरियल है। अब यही हेरेडिटरी मटेरियल ऑफस्प्रिंग में जो होता है वो कहाँ से आता है, पेरेंट्स से आता है। हाँ, उसमें चेंजेस होती है बिकॉज क्योंकि हमारे पास म्यूटेशन का प्रोसेस है, चेंजेस होती है, सेम नहीं होता, लेकिन वो उन्हीं से आता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती है। जो हमारे पास हेरेडिटरी मटेरियल होता है
जो सेल के अंदर होता है वो ऑफस्प्रिंग में जो होता है वो पेरेंट से ही आता है। सही है। अच्छा, सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जितने भी हमारे पास एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, दोनों ही जो है वो हमारे पास टेक प्लेस विद इन द सेल के अंदर होते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा नॉलेज है अबाउट द सेल के स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वगैरह सेल्स कौन से हैं। सो वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिंपलेस्ट सेल जो है, मैंने बताया कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास सिंपलेस्ट सेल है। सही है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया। सही। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे पास हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो एक ही सेल पे डिपेंड करता है, सबसे सिंपलेस्ट हुआ सो बैक्टीरिया है हमारे पास। अभी आते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल बाय लेंथ कौन सा सबसे लॉन्ग है, वो न्यूरॉन है। जो ह्यूमन न्यूरॉन सेल जो है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, वो ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, वो है स्पर्म, जो मेल्स में होता है। सही। हाँ, सिंपलेस्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हमारे पास जो सबसे बायोलॉजिकल एंटिटी सबसे स्मॉल है, सिंपल है, सिंपलेस्ट जो है वो वायरस है। सही। फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड सेल, हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड सेल है वो साइनोबैक्टीरिया है। फर्स्ट जो हमारे पास डिस्कवर्ड बैक्टीरिया हुई थी, बैक्टीरिया जब डिस्कवर हुआ तो उसका कौन सा टाइप डिस्कवर हुआ था, तो वो बैसिलस हुआ था। लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है हमारे पास वो एप्लिसोम फिशेसोनिया है। सही। सो यहाँ पे हम अपना वीडियो लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।